सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन सड़क पर सिवाय मेरे कोई भी कहीं भी दिख नहीं रहा था। कोहरे की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं मॉर्निंग वॉक से वापस घर की ओर लौट रही थी। दूर से मुझे ऐसा लगा मानो पुलिये पर कोई गठरी रखी हुई है, लेकिन जैसे जैसे मैं गठरी के नजदीक आती गई, उसके हिलने डुलने से समझ गई कि वह गठरी नहीं बल्कि पुलिये पर कोई बैठा है। कुछ और नजदीक जाने पर मैंने देखा साड़ी में लिपटी गठरी की तरह उस पुलिये पर एक किशोरी बाला बैठी हुई है, और वह इतनी डरी हुई है कि मारे डर के उस ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतर आई हैं। उसे देख मैंने जाने अनजाने आंखों ही आंखों में उससे कई सवाल कर लिए और आगे घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चला आ रहा है। मुड़कर देखा तो वही किशोरी मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। ऐसा लगा उसने मेरी आंखों की भाषा पढ़ ली हो और मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। खैर, मैं घर लौट आई। घर आकर मैंने अभी अपने जूते उतारे ही थे कि डोरबेल की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। मेरे भीतर से आवाज आई, कहीं वही लड़की तो नहीं। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो उस किशोरी को देखकर मैं अवाक रह गई। वह उसी तरह भयभीत सहमी सी मेरे सामने खड़ी थी। उसे इस तरह सामने खड़ी देखकर मैं समझ गई कि यह किसी मुसीबत में है और मुझसे मदद चाह रही है। फिर भी मैंने पूछा, क्या है, यहाँ क्यों आई हो? उसने बंगाली में कहा, आमा के आपनार बाड़ी रखे नाओ, मतलब आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। अरे ऐसे कैसे तुझे मैं अपने घर में रख लूं? तुझे मैं जानती तक नहीं कि तू है कौन, कहाँ रहती है, कुछ भी तो नहीं मालूम मुझे। उसने फिर बंगाली में कहना शुरू किया, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा, मुझे बचा लीजिए, अपने घर में रख लीजिए। मैं सोच रही थी कि इसे क्या जवाब दूं, इससे क्या कहूं कि मैंने देखा एक अधेड़ उम्र की महिला उसे खोजती खोजती मेरे दरवाजे तक आ पहुंची। मुझे देखते ही उसने बड़े सलीके से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उस किशोरी का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चल। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं, उसने मुझे देखकर कहा, बहू है मेरी, पता नहीं क्यों यहाँ चली आई और उसे लेकर चली गई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, लेकिन किसी तरह के झमेले में मैं पड़ना नहीं चाहती थी और मैंने कुछ नहीं कहा। इस घटना को हुए करीब 10 दिन हो चुके थे और मैं इसे भूल चुकी थी कि अचानक एक दिन रात के 11 बजे अपने डोरबेल की आवाज सुनकर मैं फिर से चौंक पड़ी। मैंने हिचकते हुए दरवाजा खोला तो देखा वही किशोरी सामने खड़ी है। बेहद घबराई हुई थी और बंगाली में बोलते बोलते कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरी बिना इजाजत के घर में घुस आई। मैं भी उसे हतप्रभ देखती रही, बोली कुछ भी नहीं और दरवाजा बंद कर दिया। वह किसी मुश्किल में थी, इतना तो साफ जाहिर था, लिहाजा रात भर मैंने उसे अपने घर में शरण दे दी। मैंने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? काकुली। कहाँ रहती हो? उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए बताया, यहीं इसी बस्ती में रहती हूँ। और फिर बिना रुके बंगाली में उसने अपनी सारी मुश्किलें बतानी शुरू कर दी। उस सहमी घबराई किशोरी को मैं गौर से देखने लगी। काला रंग, लंबा चेहरा, देखने में ठीक ठाक, कच्ची उम्र की मासूमियत उस घबराए चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह सहमी हुई बंगाली में कहे जा रही थी, वह औरत जो मुझे लेने आई थी वह मेरी सास नहीं है,
वह मेरी कुछ भी नहीं है। मैं बहरागोड़ा में अपनी मौसी के पास रहती थी। यह औरत और एक बूढ़ा आदमी एक दिन मेरी मौसी के घर आए थे और मौसी ने मुझे इन लोगों के हाथ यह कहकर बेच दिया कि ये लोग तुम्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर देंगे। लेकिन मुझे वहाँ से लाकर इन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में पहले से ही एक और मेरी तरह की लड़की बंद थी। दिन भर में थोड़ा सा मुरमुरा खाने को दे देते हैं बस। दिन भर में कई पुरुष आते हैं हमारे पास और ये कहते कहते उसका गला भर आया, आंखें भीग गई। फिर उसने मेरी तरफ देखकर बड़े ही कातर स्वर में कहा, बचा लो मेम साहब, मुझे किसी तरह से बचा लो। और तुम्हारे माँ बाप? मैंने कौतूहलवश पूछा। उसने फिर बंगाली में जवाब दिया, माँ को तो देखा नहीं है। लोग बताते हैं कि मुझे जन्म देने के दौरान ही वह चल बसी। बाप 4 साल हुए मर गया। अगली सुबह मेरी नींद खुलने से पहले ही वह अधेड़ औरत फिर से मेरे घर आ धमकी। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बोली, काकुली है क्या? मेरी बहू। मैं जानती थी कि वह यहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ वह और किसी को तो जानती नहीं। फिर बोली, मेम साहब, इसकी किसी बात पर विश्वास मत कीजिएगा, ये बहुत झूठ बोलती है। और फिर काकुली को वह अपने साथ लेकर वहाँ से चली गई। मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा, यह जानते हुए भी कि काकुली पर जुल्म हो रहे हैं। मैं चाहती तो उसे उस कमरे से आजाद करवा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय काकुली के लिए निकाल पाना मुझे फिजूल लग रहा था। मैंने अपने आप को यह कहकर समझा लिया कि इस तरह के जुल्म तो आज हर गली में हो रहे हैं। एक और काकुली सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वह चली गई। मैंने फिर एक क्षण भी काकुली पर सोचना व्यर्थ समझा और अपने आप में व्यस्त हो गई। लेकिन अभी 2 ही दिन बीते थे कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रही थी। दरवाजा खुला ही था। अचानक दौड़ी दौड़ी काकुली हमारे घर में घुस आई। बेहद घबराई हुई, गला सूख गया था। उसका दाहिना हाथ खून से भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर भी खून के छींटे थे। साड़ी पर भी खून लगा हुआ था। वह आकर धम्म से मेरे बरामदे में बैठ गई और कुछ बुदबुदाए जा रही थी। मेरे दिए छे, मेरे दिए छे, मतलब मार डाला मैंने। उसे इस हालत में देख मैं काफी घबरा गई। मैंने उससे पूछा, किसे मार डाला तुमने? उसने अजीब सी आवाज में कहा, उसी बूढ़े को जो मुझे खरीदकर यहाँ ले आया था और मुझसे। तब तक मेरी डोरबेल बज उठी। मैंने आई होल से देखा, पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने पीछे का दरवाजा काकुली के लिए खोल दिया। पुलिस को मेरे घर से काकुली नहीं मिली। काकुली कहाँ गई? पुलिस उसे पकड़ पाई या नहीं, और वह अब कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी नजर में काकुली हत्यारिन नहीं है। यदि कोई दोषी है तो वो मैं हूँ। काकुली मेरे पास आई। वह बेबस थी। मुझसे उसने अपने पर हो रहे जुल्म को साफ साफ बताया, मदद भी मांगी, लेकिन मैंने उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं की, जबकि मैं चाहती तो उसे उस गंदगी से निकाल सकती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी व्यस्त लेकिन एक लय में चली आ रही जिंदगी में किसी तरह का जंजाल लेना उचित नहीं समझा। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति की हत्यारिन काकुली नहीं, बल्कि मैं हूँ हत्यारिन। अभी आप सुन रहे थे गीता दुबे की कहानी मैं हूँ हत्यारिन। वाचक स्वर भारती परिमल।